अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं। पहले भी ये सवालात उठाए जा रहे थे कि अब जो बानी PTI हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद किसकी पॉलिसी चलेगी, पार्लिमान के अंदर और बाहर जो अरकान हैं वो किसकी पॉलिसी पर अमल दरामद करेंगे, हिदायत कौन देगा, ये तमाम सवालात जो हैं वो उस वक्त भी उठाए जा रहे थे। उसके बाद अब जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में ये दावा किया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तहरीक इंसाफ में ज़म किया जाएगा अगर इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज कबूल करता है और उनको बैट का निशान जो है वो वापस मिल जाता है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सेनेट में इस मरतबा कौन कौन से नए चेहरे सामने आएंगे वो फैसला भी इस वक्त हमारे सामने है। हम अगर बात करें तो कई सेनेटर्स जो हैं, अहम सेनेटर्स, वो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं। सेनेट पहले ही सेनेटर उस्मान काकड़ की आवाज़ से महरूम हो चुका है और उसके बाद हम देखें तो फ़रतुल्लाह बाबर भी सेनेट के अंदर नहीं रहे और अब सेनेटर मुश्ताक अहमद रिटायर हो चुके हैं और सेनेटर रज़ा रब्बानी की भी रिटायरमेंट के बाद उनको भी पार्टी की जानिब से दोबारा टिकट नहीं दिया गया। तो अब ओवरऑल जो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला है और पार्लिमान के अंदर जो एक पॉलिसी की बात की जा रही है, जो इख्तलाफात की ओवरऑल बात की जा रही है, हम इस पूरे मामले पर बात करेंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रज़ा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त आपके सामने हैं, आपका भी कल एक अहम बयान आया कि आपको बहुत सी चीज़ें मालूम हैं लेकिन आप बात नहीं करना चाहते। बहुत अच्छे तरीके से ये मामला चल रहा था। आप क्या समझते हैं कि ये मामला ख़राब क्यों हुआ है? जिम्मेदार किसको समझते हैं सर आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो आपके इंट्रो में जो ये बात की गई, मैं उसके ऊपर क्लैरिफाई कर दूं कि पॉलिसी सिर्फ इमरान खान साहब की चलेगी। हम उनके इत्तेहादी हैं और ये हमारी कमिटमेंट थी इमरान खान साहब के साथ। ठीक है। दूसरा, जो एक सिचुएशन डेवलप हुई रिगार्डिंग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, देखिए मुझे उसके ऊपर सिर्फ एक इख्तलाफ राय था। वो ये था कि इंतखाबी निशान मिलने से पहले हमारा जो पल्ले का ले लिया गया, उसके बाद भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और उसके बाद जब इंतखाबात हो गए और कैंडिडेट की आजाद हो गई, उस पर दोनों चीजें हमारे नजर थी। अव्वल चीज ये थी कि कैंडिडेट्स को एक पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे लेके आया जाए ताकि डिफेक्शन क्लॉज जो है, ताकि फ्लोर क्रॉस ना हो। ठीक है। तमाम कैंडिडेट्स को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नीचे लाया जाएगा, उसकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी ताकि कैंडिडेट्स को जो एक प्लान था कि मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर प्रेशराइज करके या उन्हें लालच देके तो वहां पर भिजवा दिया जाए, वो सिलसिला ना हो। और उसमें आप देखें कि हमारी हिकमत अमली इस तरह कामयाब हुई कि अभी तक होने वाले तमाम इंतखाबात में आज वो प्रेसिडेंट का हो, स्पीकर का हो, डिप्टी स्पीकर का हो, सेनेट का हो, हमारे वोट्स जो नेशनल असेंबली के अंदर थे वो भी सिक्योर रहे, KP के अंदर भी सिक्योर रहे, पंजाब और केंद्र असेंबली में भी सिक्योर रहे। तो ये पहला टारगेट तो अचीव हो गया था। जो दूसरा मखसूस नशिस्तों का मामला था, उसके ऊपर देखिए हमारा नुक्ता नजर इसके ऊपर बहुत चीज हासिल गुफ्तगू हुई थी और नुक्ता नजर ये था, कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेलाफाइड इंटेंशन के जरिए हमें सीटें देना ही नहीं चाहता। अगर इत्तेहाद MWM के साथ होता, जिसको मैंने भी बाद में सपोर्ट किया था, और मेरा भी नुक्ता नजर ये था कि उनकी शायद एक पार्लियामानी सीट है तो उन्हें दे दिया जाए, उनके साथ कर लिया जाए, मुझे उसके ऊपर कोई इशू नहीं था। लेकिन वहां पर भी मसला ये था कि MWM ने भी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं करवाई। तो वो जब इलेक्शन कमीशन ने हमें देना ही नहीं था तो उन्होंने इस दूसरे एक्सक्यूज को बुनियाद बनाकर हमें फिर वहां पर रिजेक्ट कर देना था। नहीं, लेकिन सर अब अली जफर साहब के टेक्निकल इशू से MWM की ज्वाइनिंग में एक टेक्निकल इशू था। फाइनली इमरान खान साहब ने फैसला किया, पार्टी की लीडरशिप ने फैसला किया, उन्होंने मुझसे बात की, मैंने कहा जी सौ बिस्मिल्लाह मैं हाजिर हूँ। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर किसी को कोई इख्तलाफ राय है या कोई आपस के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर इख्तलाफ है तो इस इशू को कोर कमेटी के अंदर डिस्कस होना चाहिए, बजाय ये कि हम टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर बैठ के या हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर और प्रिंट मीडिया से गुफ्तगू करते हुए या अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशंस के जरिए जो कि बाद में लीक हो जाती हैं, हम उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। उसके साथ ये होता है कि पार्टी के अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट होता है, एक अनरेस्ट पैदा होता है। तो ये मेरे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसका मैंने इजहार किया। तो सर आपकी नज़र में शेर अफजल मरवत साहब या अली जफर साहब खुल के बात क्यों करें? सबसे पहले जो है वो शेर अफजल साहब ने ये बात की थी, उसको फिर इंडोर्स किया है अली जफर साहब ने। तो आप समझते हैं कि ये मामला या उनको मीडिया के सामने ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई?
देखिए, मैं सबसे पहले तो वाज़ह कर दूं कि मैंने जो ट्वीट किया था ये कुछ शेर अफजल साहब के हवाला से नहीं था। ठीक है। अगर आप उसके अंदर मेरी लाइंस को गौर से पढ़ें तो कई अशखास का तज़किरा है उसके अंदर, मैंने वर्ड यूज किया है कई अशखास। ठीक है। तो स्पेसिफिकली इट वाज नॉट अबाउट शेर अफजल साहब। दूसरा ये है कि शेर अफजल साहब ने जो रात को टीवी प्रोग्राम के अंदर वजाहत कर दी तो सुन्नी साहब काउंसिल के तो हम एहसानमंद हैं कि वो इतने मुश्किल वक्त में और लास्ट मिनट के ऊपर वो हमें रेस्क्यू करने आए और उनकी वजह से आज हमारे मेंबरान वो डिफेक्शन क्लॉज के तहत अब कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, लोटा नहीं हो सकते, खरीदा नहीं जा सकता या प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। तो मेरी और उनके कहने का मकसद भी ये था कि मैं सुन्नी साहब काउंसिल के फैसले को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था। ये तो रात में क्लियर कर दिया दो टीवी प्रोग्राम्स के अंदर। अब उसके ऊपर जाके मेरा ख्याल अली जफर साहब से पूछना चाहिए कि जिस मौकफ को आपने इंडोर्स किया उस मौकफ से तो शेर अफजल साहब ने वैसे तय कर दिया कि मैंने ये बात नहीं की। लेकिन अगेन उसके ऊपर मेरा नुक्ता नजर ये है कोई भी फैसला, वो इंतखाबात से पहले जो फैसला था वो शरानी साहब के साथ जाने के हवाले से या सुन्नी साहब काउंसिल के साथ जाने के हवाले से कि हमारे निशान पर लड़ा जाए, ये इमरान खान साहब के कहने पर हुआ था। इंतखाबात के बाद जो फैसला MWM और सुन्नी साहब काउंसिल के दरमियान था उसके अंदर तीनों पार्टियों की लीडरशिप MWM की, SIC की और तहरीक इंसाफ वोट की और इस SIC की ज्वाइनिंग के मामले को इमरान खान साहब ने इंडोर्स किया। लेकिन सर अली जफर साहब की अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने MWM का फैसला किया था, बाद में ये फैसला क्यों तब्दील हुआ उनसे पूछा जाना चाहिए। तो आप समझते हैं कि वाकई खान साहब ने मंजूरी नहीं दी थी SIAC में शमूलियत के हवाले से? नहीं, खान साहब ने अगर मंजूरी ना दी होती तो पहले ही बल्लेबाज वाला इशू इस तरीके से मिस हैंडल हो गया था कि कोई भी अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इस हवाले से तैयार नहीं था कि अपनी जाती मर्जी से फैसला करे। खान साहब ने ये फैसला इंडोर्स किया था। और देखिए उसमें एक और बात मद्देनजर रखें कि खान साहब से 3 डिफरेंट टीमें मुलाकात करती हैं। उसमें शेर अफजल साहब भी हैं, शोएब शाहीन साहब भी हैं, उसके अंदर अली जफर साहब भी हैं, उसके अंदर हमारे दीगर लॉयर्स भी हैं। तो हो सकता है कि जिस मुलाकात के अंदर खान साहब ने ये फाइनलाइज किया हो उस मुलाकात में अली जफर साहब मौजूद ना हो, तो मैं तो उन्हें ये मार्जिन दूंगा क्योंकि मेरे तक ये फैसला कम्युनिकेट किया गया था चेयरमैन साहब अपना गौर खान साहब की तरफ से, उमर अयूब साहब की तरफ से, रऊफ हसन साहब की तरफ से, और फिर ये कन्वे करने के बाद बाकायदा मुशावरत हुई। उस मुशावरती मीटिंग के अंदर मैं मौजूद था, राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद थे, उमर अयूब साहब मौजूद थे, गौर खान साहब मौजूद थे। तो इस लेवल के ऊपर जब मुशावरत हुई और चीजें फाइनलाइज हुई तो उसके अंदर अब ये तो नहीं हो सकता कि वो खान साहब के अप्रूवल के बगैर वो फैसला किया गया हो और हमें कैटेगराइज करके न सिर्फ मुझे बल्कि MWM को भी इस हवाले से वाज़ह किया गया था और हमारी तवील मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया। लेकिन साहबजादा साहब अब अगर यही तनकीद होती है, अब इसी तरह के अगर बयानात सामने आते हैं तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? आप कब तक खामोश रहेंगे या आपको लगता है कि नहीं अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर आप भी बोलेंगे और मीडिया पर बोलेंगे? कब तक आप मैं सबसे पहली बात आपको क्लियर करूं, मेरे बोलने का बल्कि किसी भी हम में से किसी भी आदमी के बोलने का नुकसान है इमरान खान साहब के केसेस के हवाले। ठीक है, ताकि डिसिप्लिन भी वायलेट होता है और हमारी जो तवज्जो है वो इमरान खान के केसेस से तकसीम होती है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मौजूदा हुकूमत को और इनको चलाने वालों को। तो मैं तो किसी सूरत के अंदर नहीं चाहूंगा कि ये मामला मीडिया में डिस्कस हो और कोर कमेटी में भी आज ये बात डिस्कस हुई, आज से 2 रोज पहले भी ये बात डिस्कस हुई और इसके ऊपर एक यूनानिमस राय थी कि इंटरनल अफेयर्स को पब्लिक के अंदर लाकर नहीं बोलना चाहिए। और देखिए मैं ये बात कहता हूँ, मसलन मैं अभी तक खान साहब के साथ मुलाकात नहीं कर सका, उसकी वजह यह है कि पहले मेरा नाम क्लियर नहीं किया जा रहा था। जब हाईकोर्ट के ऑर्डर्स आए मेरे पास तो फिर उसके बाद खान साहब से मुलाकात को रोक दिया गया। अब अगर खान साहब के अंदर से कोई फैसला आया है, जाहिर है मैं चूंकि वहां पर मौजूद नहीं हूँ तो मैं उस फैसले को डिनाई तो नहीं कर सकता कि ये खान साहब के इल्म में नहीं था या खान साहब ने। लेकिन अब साहबजादा साहब, अब असद कैसर साहब का अगर बयान आपकी नजर से गुजरा हो तो उन्होंने कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतायज कबूल होते हैं तो फिर हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मर्ज कर देंगे PTI के अंदर। तो आप अपनी जमात को मर्ज करने के लिए तैयार हैं?
इसमें भी आपने गौहर खान साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो डयाला के बाद, तो उन्होंने कैटेगराइज करके कहा है कि इस फैसले को हम ओन भी करते हैं, ये फैसला इमरान खान साहब का था और ये फैसला बिल्कुल सही था। एक तो चेयरमैन साहब ने ये बात वाज़ह कर दी। जो असद कैसर साहब वाला मामला है, देखिए इस हवाले से ना मेरे साथ अभी कोई मुशावरत नहीं हुई, और इसके अंदर भी दोबारा हमें तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं को देखना पड़ेगा। मुझे पार्टी के लोगों के साथ मुशावरत करनी पड़ेगी। तो अभी ये मामला आई गेस इट्स टू अर्ली टू कॉल। मैं तो उसके ऊपर इस बात का इज़हार कर सकता हूँ। असद कैसर साहब ने यकीनन किसी को बैड सेंस में बात नहीं की होगी, बड़े मैच्योर, बड़े सीजन पॉलिटिशियन है और मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। अब मुझे नहीं इल्म सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका ये मतलब हो कि जैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतायज जो कबूल होते हैं तो हम अपने अराकीन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए उनको हम वापस तहरीक इंसाफ में ले आए? वो तो मुझे कोई इतराज नहीं है जनाब, क्योंकि सेटलमेंट ही आर्जी थी हमारी। और जिस वक्त ये चीज की जा रही थी, चाहे वो मेरे साथ हुई, चाहे वो MWM के साथ होती, चाहे वो किसी और जमात के साथ होती, तो प्रिंसिपली एग्रीड जो चीज थी वो यही थी कि ये आर्जी सेटलमेंट है, ताकि अपने अरकान को सिक्योर किया जा सके पार्लियामेंट में, और ताकि वो फ्लोर क्रॉस ना कर सके। वैसे हटके, इससे हटके एक मुख्तसर सा सवाल होगा अहमद रजा साहब के, अभी आपको लगता है कि जिन अराकीन के साथ आप बैठ रहे हैं, आपने कभी देखा है या महसूस किया है कि कुछ अराकीन वाकई हैं जिनको एतराज़ है कि वाकई हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ नहीं आना चाहिए? आप समझते हैं कि ऐसी कोई राय पाई जाती है? अच्छा नहीं, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टी के साथ इस बात का जवाब देता हूँ। अगर आप देखें, शानदाना गुलजार साहबा ने इस पर राय का इजहार किया, अली मोहम्मद खान साहब ने किया, शहरियार रफीकी साहब ने किया, आज आजम सवाफी साहब ने किया, गौहर खान साहब ने किया, असद कैसर साहब ने किया। नॉट इवन ए सिंगल पर्सन, वो मेरा फैसला मेरे हवाले से होता है, SIT के हवाले से या MWM के हवाले से, किसी एक आदमी को तहफुजात नहीं थे, क्योंकि हमारा साथ नया नहीं है। हम 7 साल से जिद्दोजहद के अंदर इकट्ठे हैं। ठीक है साहबजादा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, अहमद रजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो दीगर सवालात उठाए जा रहे हैं उस मामले पर हम बात करेंगे और रमेश कुमार साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, हामिद रज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के हवाले से बातें सामने आ रही हैं, जो सेनेट के टिकट्स हैं उस मामले पर, या फिर काबीना में शमूलियत के हवाले से भी बातें हो रही हैं, तो हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रमेश साहब, आपने टाइम निकाला। सर, अब हुकूमत जो है वो काबीना भी तकरीबन जो है वो तश्कील पा चुकी है। अब ये जो बातें चल रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी आगे चल के काबीना में शामिल होगी, आप बताइएगा कि कोई मुलाकातें हुई होंगी, मुशावरत हुई होगी, क्या कोई माहौल बनने जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना में शामिल हो, वजारतें ले? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसी बात होती तो फिर ये फर्स्ट फेज़ पे ही ले लेते। कम से कम बजट तक चीज़ें जो है वो ऐसे चलेंगी, और परफॉर्मेंस भी देखेंगे, उनकी राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की थ्योरी भी देखेंगे, और उनके एक्ट को भी देखेंगे। हमने अनकंडीशनली सपोर्ट, हमने पहले पीपल्स पार्टी ने PTI को की कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आप आ जाएं, हुकूमत बनाएं, मगर उन्होंने नहीं बनाई। उसके बाद PMLN को अनकंडीशनल सपोर्ट की है कि आप आएँ और हुकूमत बनाएं, उन्होंने हुकूमत बनाई है। अब पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक ही मौक़िफ़ रहता है कि आवाम को फ़ायदा हो, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी पीपल्स पार्टी किसी के कंधे की सपोर्ट तो लेती नहीं है। पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से आती है, और वो चाहती है कि जो रोटी कपड़ा मकान का जो नारा है और वो कम से कम कायम हो। और उसके लिए यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अब माहौल ऐसा बन गया है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। दिन ब दिन मुश्किलातें बहुत बढ़ती जा रही हैं। IMF की कंडीशंस जो है, जो हालात को देखते हुए बहुत ज़रूरी भी है, मगर कम से कम लेकिन रमेश साहब, इसी के साथ साथ अगर हम सियासी हालात देखें तो सियासी हालात भी आपके सामने हैं। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान जो मामला चल रहा है वो भी आपके सामने है। आप खुद तहरीक इंसाफ में रहे, आपके अच्छे और करीबी दोस्त और ताल्लुकात हैं तहरीक इंसाफ के अंदर भी। ये मामला बतौर सियासतदान आप क्या देख रहे हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद और PTI का जो चल? देखिए, हमेशा ये ब्लेम गेमिंग हो, इमेच्योर पॉलिटिक्स जो है ना, इमेच्योर पॉलिटिक्स। और सियासत के अंदर मैंने एक किताब पढ़ा हुआ है चाणक्य जी का, अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। उसके अंदर बोला जाता है कि सियासतदान वो है बहुत कम बोले, जो बोले वो इतना सोच समझ के तक के बोले कि उसके वापस उसके अल्फाज उसको जो है वो उसके गले में नहीं पड़े। ये बहुत सारी चीज़ें, कोई डिसीजन करने से पहले आप 10 मरतबा सोचें, मगर उस डिसीजन के बाद आपकी कमिटमेंट इतनी पक्की हो कि आपको उसके ऊपर पछताना नहीं पड़े।
तो तो ये अभी सियासत आपकी के कुछ नज़र गुर में होते किसके हैं। गलत फैसले हैं? कौन फैसले कर रहा है जो गलत हैं? किसको पछताना पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि शुरू से लेके आज तक, अगर सहारों के हिसाब से जाएं, मैं 2002 से लेके आज तक हर गवर्नमेंट का हिस्सा बनता आ रहा हूं। मैंने देखा है कि कभी PMLN गलती करती थी तो ट्रेन छूट जाती थी, फिर PTI ने गलती की तो उससे ट्रेन छूट गई। सिर्फ एक डेमोक्रेटिक तरीके से पीपल्स पार्टी है जो चल रही है, और अगर PTI ये माजी की ये 3 सालों में गलतियां नहीं करती, 3.5 सालों में, तो आज शायद ये PMLN को ये भी दौर नहीं मिलता। अब PMLN ने जो डान लीक्स वगैरह की गलतियों से बहुत कुछ सीखा हुआ है। अब PMLN ने जो रास्ता अख्तियार किया है, मैं समझता हूँ इस रास्ते के ऊपर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, करप्शन फ्री, तकबर को ख़त्म करना, सियासत को एक खिदमत करके करना, पीपुल्स पार्टी भी सपोर्ट करेगी, आवाम भी सपोर्ट करेगी, इस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट करेगी। लेकिन रमेश साहब, जब आप तहरीक इंसाफ में थे, जो इस वक्त तनकीद हो रही है, जैसे अली जफ़र साहब कह रहे हैं कि उन्हें मालूम नहीं कि बानी PTI ने मंजूरी दी थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की या नहीं, जब आप PTI में थे क्या ऐसा माहौल था कि उनको बाईपास करके कोई फैसले करे बीच में, या इस तरह की कोई सूरत हाल आपने देखी हो? देखिए, लीडरशिप जो है ना, आज जरदारी साहब बड़े हैं, बिलावल साहब बड़े हैं, मगर आपको मैं बताऊं पूरी टीम के साथ, मैं जमायत इस्लामी में मैंने ये चीज़ें देखी हैं। एक मैंने वो पिलडाट की रिपोर्ट भी देखी थी, उसके अंदर भी ये था कि डेमोक्रेटिक जो पार्टियां हैं वो जमायत इस्लामी है और पीपुल्स पार्टी है। आप ये डेमोक्रेटिक पार्टियां नहीं है, वन मैन शो है। वन मैन शो के अंदर जब आप दूसरों से एडवाइस नहीं लेंगे, अगर एडवाइस लेंगे तो उन बंदों से लेंगे जो आपके आंखों के आगे आपको अच्छे लगेंगे, मगर उसका अकल कितना है, उसकी समझ कितनी है। ये हमेशा गलतियां 3.5 साल हुकूमत में रहने के टाइम पे भी की और अभी भी ये गलतियां की। इन गलतियों की वजह से जब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, उस दिन हम सेनेट में बैठे थे, यही इनके लायर की टीम, इनके PTI के लोग खुद कह रहे थे कि हमारा हक ही नहीं बनता, हमें पता नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, उसका चेयरमैन खुद जो लड़ा नहीं है, हम किस तरीके से क्लेम करेंगे, ये करेंगे। जब MW में जा रहे थे तो शिया सुन्नी का चक्कर चल गया, ठीक है। जब पार्लियामेंटेरियन की तरफ जा रहे थे तो अब रमेश साहब, इससे हट के अगर बात करें, यहाँ पे अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी ने जो सेनेट के लिए उम्मीदवार हैं उनका भी ऐलान कर दिया है। रजा रब्बानी साहब को इस मरतबा टिकट नहीं दिया गया, फिर फैसल वाडा साहब और मोहसिन नकवी साहब ने भी नॉमिनेशन पेपर जमा करा रखे हैं। क्या पीपल्स पार्टी फैसल वाडा साहब और मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट कर रही है? मोहसिन नकवी साहब को बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, मगर फैसल वाडा साहब को सपोर्ट नहीं कर रही है मेरी नज़र में। अभी तक जो मेरे पास इतलात हैं उसमें ये है कि उसको मोहसिन नकवी साहब जो है वो आ रहे हैं, और फैसल वाडा का अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने कल अप्रूवल जो दी है उसके अंदर 11 कैंडिडेट सिंध से उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं कि ये हमारे कैंडिडेट हैं। तो आपकी नज़र में वो आज़ाद हैसियत में कैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, बतौर सियासतदान क्या देख रहे हैं? ये रवायत बलूचिस्तान में पहले ही है, KPK में पहले है, तो अब सिंध में अगर वो आ रहा है तो रवायत यहाँ पे भी वही बलूचिस्तान और KPK की तरफ जा रही है। तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि नहीं, अब ये भी मुझे पता नहीं है कि अगर इन्होंने प्रोपोजर और सेकेंडर इसके कौन है, मैंने पता नहीं है कि फैसल वाडा ने जो फार्म जमा कराया है तो उसके प्रोपोजर और सेकेंडर कौन है, डिपेंड तो वो करता है। बलूचिस्तान की रिवायत सिंध में अगर होगी तो ये तो बड़ी काबिल तशवीश बात नहीं होगी सर? मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी रवायत यहाँ पे कामयाब होगी, और ऐसी रवायत जो है मुझे कामयाब तो होते हुए नज़र नहीं आ रही है। मगर ये बात ज़रूर सोचने की है, मेरी नॉलेज में अभी नहीं आया कि फैसल वाडा ने कल फार्म तो लिया है, मगर फैसल वाडा ने फार्म आज जमा कराया या नहीं कराया, अगर कराया तो उसके प्रोपोजर और सेकेंडर कौन है, तो 2 मेंबर का पता चलेगा। रमेश साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। रमेश कुमार साहब और साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात की बातें चल रही हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मामला, फिर इसी के साथ साथ जो असद कैसर साहब ने कहा कि अगर बल्ले का निशान वापस मिल जाता है तो फिर
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तहरीक इंसाफ में जम किया जाएगा। तो इस वक्त मामला जो है वो चल के आ रहे हैं। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ये अचानक हमने देखा कि PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इत्तेहाद हुआ, अरकान ने शमूलियत इख्तियार की, ये इख्तलाफात क्यों अचानक सामने आ गए? इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो इन इख्तलाफात का इजहार मैंने तो नहीं किया। मुझे जो है इस बात का इल्म और अंदाज़ा है कि ये ज़रूरी था कि एक इतनी बड़ी तादाद में जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मुंतखब हों, और ये यकीनन 8 फरवरी को वोटर्स ने सरप्राइज़ दिया और बड़ा एक इनकलाबी इक़दाम था जमहूरी दायरे में रहते हुए वोट की क़ुव्वत के ज़रिए। तो पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी ज़्यादा तादाद में जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए तो उनको एक पार्टी में, और इरादा हमारा शुरू से यही था कि किसी पार्टी में ही जाना है, क्योंकि उसके 2 मकासद उससे पूरे होते हैं। एक ये कि आप एक डिसिप्लिन के पाबंद हो जाते हैं जब एक पार्टी में चले जाते हैं, और आइन का आर्टिकल 63A जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर जो है वो फिर उसके आप उस डिसिप्लिन के आप पाबंद हो जाते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आज़ाद हो तो आप फिर आज़ाद हैं, मादर पिदर आज़ाद हैं। वो हमने सेनेट में देखा है। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है उस डिसिप्लिन के अलावा वो है कि मखसूस नशस्तों के लिए भी वो गिनती में आते हैं। अब हुआ ये है कि ये जो आप और जो मीडिया और ख़ास तौर पे टिकर्स में और सोशल मीडिया पे और ट्विटर और एक्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कुछ हद तक अखबारात में भी ये बात बहुत उछल गई है। ये मेरे ख्याल इसलिए ये कभी ऐसा ना होता अगर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हमारे हक में आता। अच्छा। ये जो हुआ है बस वो मखसूस नशस्तों पे बहुत ज़्यादा उम्मीद यही थी कि जी पेशावर हाई कोर्ट जो है ये इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो है वो ओवरटर्न कर देगा। सर, ये मखसूस नशिस्तों को लेकर ही अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि उस जमात ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया तो हमें नहीं जाना चाहिए था उस जमात में। जी, इससे मैं इनकार नहीं करता कि अगर किसी ऐसी जमात में जाता जो कि फिर या मैं एक कदम पीछे जाते हुए ये कहूँगा कि अगर उस मरहले पर जब अभी ये फैसला नहीं हुआ था कि ये अब इतने 90 इंडिपेंडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टी A में जाना है या B में जाना है या C में जाना है, तो अगर उन तीन पार्टियों में से किसी एक का करना होता इंतखाब, तो उसमें जो अहम बात थी वो यही थी कि ऐसी पार्टी हो जिसने इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि फहरिस्त जो है वो बर वक्त दी गई थी। ये फहरिस्त का बर वक्त ना दिया होना जो था, इसको यकीनन कहा जा सकता है कि कानूनी और आईनी चैलेंज इसमें ज़रूर था। लेकिन मैं ये मुसलसल समझता हूँ, क्योंकि मैंने इस केस को स्टडी भी किया है, कुछ हद तक असिस्ट भी किया है इसमें कानूनी मुशीर के तौर पे, कि आइन में और कानून में इस बात की गुंजाइश थी। अच्छा। और पहले मिसालें भी मौजूद हैं कि एक पार्टी जिसने पहले इलेक्शन में ना ही हिस्सा लिया, ना ही उसने फहरिस्त दी हुई थी, वो कौन सी? उसको BAP, जो कि 2019 का एग्जाम्पल था। सर, वो बलूचिस्तान से तो लड़ी थी। लेकिन वो इंतखाब सिर्फ फाटा के हवाले से था और KP का ही था। हाँ। तो वहाँ से वो लड़ी थी, उसकी कोई वहाँ पे पहले कोई इलेक्शन की उसमें शरीक नहीं हुई थी, वो हिस्सा नहीं लिया था, ना लिस्ट थी। उसको 2 सीटें जो उसने जीती उसके पीछे 1 सीट खवातीन की उसको दे दी गई। ये मिसाल मौजूद थी। दूसरी 2018 का लाहौर हाई कोर्ट का भी एक फैसला था, अक़लियती नशिस्तों पर जो बर वक्त लिस्ट नहीं दी गई थी। तो उसने कहा था कि जी ये बर वक्त लिस्ट ना देने के क्योंकि कोई सज़ा नहीं है, इसलिए वो सज़ा तो सियासी निकल आई ना, लेकिन हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये इतना ज़रूरी नहीं है इस पे अमल दरामद होना। सो चैलेंज तो थी, लेकिन इसमें कोर्ट्स के लिए भी और इलेक्शन कमीशन के लिए भी गुंजाइश मौजूद थी कि वो सीटें अवार्ड कर देते, और उसके एग्जाम्पल्स भी थे। 2 मैंने गिनवाए हैं आपको, 18 का भी और 19 का भी। लेकिन एक तीसरी बात जो है वो ये है कि जिस चीज़ की कतई कोई गुंजाइश नहीं थी, और मुझे उस बात पे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर भी हैरत हुई है, हालांकि इलेक्शन कमीशन के फैसले में एक इख्तलाफ था, 4-1 का फैसला था। मेरे नज़दीक आइन में कतई तौर पे किसी भी पार्टी को उसने जितनी जनरल नशिस्तें जीती हों उसके मुतनासिब हवाले से जो मिलती हैं उससे ज़्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। उसकी कोई ना गुंजाइश है ना कोई मिसाल है। वो एक बड़ी हैरत अंगेज बात थी। लेकिन बहरहाल इस सारी जो अदालती फैसले ने उछाल दिया इस बात को कि जी आपके फैसले भी गलत थे,
चेयरमैन बानी चेयरमैन से कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई। अब अली ज़फ़र साहब ने एक बयान दिया, मरवत साहब ने एक बयान दिया, और फिर मैं आज के जो बयान बैरिस्टर गौहर का है जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं, मैं उसकी तायीद करूँगा। उन्होंने कहा ये फैसला दुरुस्त, वो अभी भी कायम है, वो कायम है उस फैसले पे। शायद दोनों बातें उन्होंने की हैं कि एक तो ये फैसला दुरुस्त था और दूसरा ये बानी चेयरमैन ने किया था। अब जब तक बानी चेयरमैन रिहा होके बाहर नहीं आते या मेरी उनसे मुलाकात नहीं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मेरी उनसे जब तक मुलाकात नहीं हो जाती मैं इस बात की तो तस्दीक नहीं कर सकता। लेकिन सर कोई कंफ्यूजन वाकई है कि पार्लियामान के अंदर पॉलिसी क्या होगी, बाहर पॉलिसी क्या होगी? आप सेनेट के अंदर मौजूद हैं, आपको गाइड कौन कर रहा है कि क्या करना है, कौन सी करारदाद की हिमायत करनी है, मुखालफत करनी है? क्या कोई वाकई नहीं, मेरे ख्याल में तो उसकी मुकम्मल क्लैरिटी है। जितनी देर मैं सेनेट में रहा हूँ, अली ज़फ़र साहब हमारे पहले पार्लिमानी लीडर स्वाति साहब थे, फिर कुछ महीने पहले अली ज़फ़र साहब को कर दिया गया, तो अली ज़फ़र साहब बड़े क्लियर थे। अभी जो सेनेट के उम्मीदवार आए हैं, आप मुतमईन हैं कि वाकई ये दुरुस्त है? नहीं जी, पार्टी जो फैसला करे वो पार्टी का फैसला होता है, और हर पार्टी में जो है उम्मीदवारों के फैसले होते हैं। अब सेनेट में कुल गिन के 12 नशिस्तें आती हैं हर 3 साल बाद, 12 या 13 ऐसे कोई, और उसमें भी फिर एक एक इनफरादी पार्टी की किसी को 2 मिलती हैं, किसी को 4 मिलती हैं, अब किसी को ज़्यादा भी मिल जाती हैं। अब केपी में पीटीआई को बहुत ज़्यादा मिल गई हैं, उसी तरह सिंध में पीपीपी को बहुत ज़्यादा मिल गई हैं, लेकिन वो होती फिर भी बहुत कम है। लेकिन तो जाहिर है कई लोगों को इनकार होता है, कई लोगों को अकोमोडेट हो जाते हैं, तो इसमें हर मौके पे कोई ना कोई इस पे एतराज़ करता है कि ये सही नहीं था, ये गलत था, ये जो भी था। तो लेकिन आप देखें ये सियासत का मामूल है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में काबीना की तश्कील की बात करें तो वहाँ पे तैमूर झगड़ा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने कहा खान साहब ने मेरा नाम दिया था, लेकिन जब काबीना के नामों का ऐलान हुआ तो मेरा नाम नहीं था। फिर सेनेटर्स के हवाले से कहा जा रहा है कि उमर सरफराज चीमा साहब का नाम होना चाहिए था, वो जेल में हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। आज आई थिंक उनका नाम आ गया है, आई डोंट नो। हाँ, झगड़ा साहब का तो अपना है, तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं मिसाल के तौर पे कि पीटीआई के जो पंजाब से जो 2 सेनेटर्स के नाम थे, वो कम से कम मुझे 2 या 3 मुख्तलिफ लोगों ने तस्दीक की है कि चेयरमैन ने खुद कहे थे। अच्छा, तो उन तक की तो मैं तस्दीक कर सकता हूँ। झगड़ा साहब के बारे में मैं सच्ची बात बता रहा हूँ ना, मैं क्योंकि वहाँ जाता नहीं हूँ अडियाला में, मैं पिछले 2 माह से मेरी भी कोशिश रही है कि वकला, क्योंकि मैं खान साहब के 2-3 केसेस में वकील हूँ भी, कि और वो बाकी वकला का नाम क्लियर हो जाता है, मेरा नाम क्लियर। सर वैसे एक बात, कहीं आपको भी किसी जगह पे महसूस हुआ है कि वाकई खान साहब की बातों से, फैसलों से हटके कोई चीज़ें हुई हैं, कोई फैसले हुए हैं, किसी एक जगह पे आपको फील हुआ हो? नहीं, मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ जी। किसी फैसले का सही होना या गलत होना अपनी जगह पर है, लेकिन वो फैसला खान साहब के अहकामात पर हुआ है या उनके अहकामात कुछ और थे और वो कुछ और हुआ है, मेरे इल्म में तो ऐसा कोई फैसला नहीं है। सुनिए, अगेन मैं कह रहा हूँ ना जी कि जब तक मुझे पता ना हो, मैं या तो मैं बराह रास्त जानता हूँ, या आप जाएं या खान साहब जाऊँ, या मैं जाऊँ, या मैं किसी ऐसे शख्स से, मुझे देखें कानून में तो इसे कहते हैं हेयर से, जब आप बराह रास्त आपको कोई बात नहीं पता लगती, कोई और आपको वो बात आके बताता है। सुनिए, लेकिन अगर कोई और आपको कोई बात बताया आके जी मैं आज गया था या गई थी और मैंने ये बात सुनी खान साहब से, तो अगर वो शख्स ऐसा हो जिस पर मैं एतबार करता हूँ तो मैं जरूर उस बात को। लेकिन असद कैसर साहब कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हम जम करेंगे पीटीआई के अंदर, ये हो सकता है बतौर कानूनी माहिर? बिल्कुल जी, ये कानून और आइन में इसकी उसके कुछ एक तरीकाकार है, उसका एक प्रोसेस है। पार्टियां जम होती हैं, पार्टियां होती हैं जम, इदारे होते हैं जम एक दूसरे में, जो हर कानून में। अब पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कानून है, कंपनीज का अपना कानून है, ये जो एनजीओज होते हैं उनका अपना कानून है। इन सब में ये एक प्रोसेस होता है जिसके तहत एक कंपनी या एक जमात या एक एनजीओ या एक इदारा दूसरे में जम हो सकता है। उसके लिए कुछ परमिशंस वगैरह चाहिए होती हैं, और मैं उसको एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि ये जो एयर मार्शल असगर खान मरहूम की पार्टी थी तहरीक इस्तकलाल, वो पीटीआई में जम हुई थी आज से 10-12 साल पहले। सर अब ये एक मामूल की बात है। अब एक आखिरी सवाल होगा कि सेनेट के अंदर क्या तब्दीली देख रहे हैं आने वाले दिनों में? गिलानी साहब को देख रहे हैं चेयरमैन, या कोई सरप्राइज होगा? मैं कुछ कह नहीं सकता जी अभी, क्योंकि ये थोड़ी सी कबल अज़ वक्त बात ये है, जो मैंने अखबारात में पढ़ा है वो यही है कि गिलानी साहब भी फ्रंट रनर हैं, लेकिन जो साबिक निगरान वज़ीर आज़म हैं उनके भी सपोर्ट में काफ़ी सारे हलके मौजूद हैं। और अगर सरप्राइज़, अगर आप कह रहे हैं सरप्राइज़ हुआ,
मैंने जो पढ़ा है मुझे तो ये नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप देख रहे हैं सरप्राइज? मैं वो अपना मेरा क्रिस्टल बॉल तो मेरे पास नहीं है या मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन सेनेट में सरप्राइजेस पहले आ चुके हैं। संजरानी साहब पे ऐसे मौके पे हुआ था नो कॉन्फिडेंस, जब हमारी गवर्नमेंट थी 2019 में, और गिनती जो बड़ी वाजे थी, हाँ, वो कम इतना फर्क था, लेकिन वो वोट्स उनको नहीं गए। ठीक है, सीक्रेट बैलेट था। सिमिलरली जब संजरानी साहब इलेक्ट हुए तो 8 वोट रिजेक्ट हुए थे सेकंड टाइम। बिल्कुल हुए। तो सेनेट में 2 सरप्राइजेस तो आ चुके हैं। तो तीसरा कोई बईद नहीं है कि सेनेट में ऐसा सरप्राइज। ठीक है, छोटा हाउस है ना। चलें, बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब, आपने टाइम निकाला। नाजरीन, वलीद इकबाल साहब की गुफ्तनी यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।